वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी न्याय के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जस्टिस। न्याय क्या होता है इसके बारे में आप जानेंगे। न्याय के कितने प्रकार है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले जो मैंने चैप्टर्स कराए हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। इसके पहले जो चैप्टर हुए हैं उनका नाम है संप्रभुता, अद्वैतवाद और बहुलवाद, यानी सॉवरेंटी, मोनिज्म एंड प्लूरलिज्म। और एक चैप्टर, सेकंड चैप्टर हुआ था समानता यानी इक्वालिटी। थर्ड चैप्टर अधिकार, न्याय, अधिकार यानी राइट्स। और अभी न्याय करवा रही हूँ जस्टिस। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियोस अगर आपको चाहिए CC2 का, आपका जो ग्रेजुएशन BA सेमेस्टर 1 का जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में होंगे उनका CC2 होगा। और जो जनरल है जिनका सब्जेक्ट, उनका है जनरल सब्जेक्ट वालों का सेकंड सेमेस्टर का है होगा ये। ठीक है, तो अगर ये चैप्टर नेम सेम है आपका तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। न्याय, जस्टिस क्या है? राजनीतिक चिंतन में न्याय की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन पॉलिटिकल थाउट, यानी कि पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल थाउट में, राजनीति के चिंतन में, राजनीतिक विचार में न्याय क्या होता है, न्याय का क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या धारणा है। ठीक है, तो पाश्चात्य और पूर्वात्य दोनों ही राजनीतिक दर्शनों में न्याय की धारणा को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यानी कि पहले के समय में और अभी भी दोनों ही समय में राजनीतिक दर्शनों में न्याय की धारणा को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस दिया गया है। वस्तु स्थिति यह है कि न्याय न केवल राजनीतिक वरन नैतिक चिंतन का भी एक अनिवार्य अंग और बहुत अधिक महत्वपूर्ण आधार है। तो न्याय का इतना इम्पोर्टेंस है कि ये केवल राजनीति की नहीं बल्कि मोरल थॉट, चिंतन का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग बन गया है और बहुत अधिक महत्वपूर्ण आधार है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय का अध्ययन प्लेटो की विचारधारा से प्रारंभ किया जा सकता है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है उसमें न्याय का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ जस्टिस, ये प्लेटो की विचारधारा से शुरू किया जा सकता है। ठीक है, प्लेटो के प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक, प्लेटो एक विद्वान है, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था रिपब्लिक नाम का। देखिए यहाँ से एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है कि प्लेटो के बुक का नाम बताएं। ठीक है, या फिर रिपब्लिक के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिए कि प्लेटो ने रिपब्लिक लिखा है। ठीक है, उनका ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है रिपब्लिक, किनका? प्लेटो का। तो प्लेटो के प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय जो है न्याय की प्रकृति, नेचर ऑफ जस्टिस और उसके निवास की खोज करना ही है। रिपब्लिक नामक जो ग्रंथ है, बुक है, उसमें उसकी इस न्याय संबंधी धारणा को इतना प्रमुख स्थान प्राप्त है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक जो है न्याय से संबंधित यानी कंसर्निंग जस्टिस रखा गया है। रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या रखा गया है? न्याय से संबंधित, कंसर्निंग जस्टिस। ठीक है, इबेनस्टीन तो लिखते हैं कि प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल है। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं वरन नैतिक अर्थ में किया है। ठीक है, उसके द्वारा न्याय शब्द का प्रयोग धर्म, लौकिक धर्म के पर्यायवाची अर्थ में किया गया है। ठीक है, और प्लेटो का कहना है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। ठीक है, ह्यूमन नेचर का नेचुरल डिमांड है न्याय। क्या है? ह्यूमन नेचर का नेचुरल डिमांड है जस्टिस। प्लेटो न्याय के दो रूपों का वर्णन करता है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय, सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। ठीक है, दो तरह के न्याय का वो वर्णन करते हैं प्लेटो। पहला है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। प्लेटो की धारणा थी कि मानवीय आत्मा में 3 तत्व या अंश मौजूद है। ठीक है, ह्यूमन सोल जो होता है इसमें 3 तत्व, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इंद्रिय तृष्णा या इच्छा तत्व यानी कि एपेटाइट, दूसरा है स्पिरिट, तीसरा है बुद्धि यानी विजडम। ठीक है, इन तीनों तत्वों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के 3 वर्ग होते हैं। प्लेटो का मानना था कि हर एक व्यक्ति में, ठीक है, 3 तत्व पाए जाते हैं, 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एपेटाइट, स्पिरिट एंड विजडम, इच्छा तत्व, शौर्य और बुद्धि। और इन तीनों तत्वों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के 3 वर्ग होते हैं, जिन्हें क्रमशः शासक वर्ग, सैनिक या रक्षक वर्ग और उत्पादक या सेवक वर्ग कहा जाता है। ठीक, प्लेटो का कहना है कि समाज अथवा राज्य समाज की
आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं। यानी कि प्लेटो के अनुसार समाज या राज्य जो होता है वो समाज की ज़रूरतों को और व्यक्ति की योग्यता यानी एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य को निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। ठीक है, यानी राज्य जो कर्तव्य निश्चित करते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति यदि उसको संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्य का पालन करे तो इसको न्याय कह सकते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के संबंध में बार्कर के विचार है, न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन करना जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। नागरिक की अपने धर्म की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है। तो देखो, जब आपसे पूछा जाए न्याय क्या है, न्याय से संबंधित अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आप कुछ विद्वान के कथन यानी स्टेटमेंट्स अगर डाल देते हो सेम टू सेम, जैसे कि बार्कर के विचार के अनुसार न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन करना जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। नागरिक की अपने धर्म की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है। तो यदि आप हूबहू ये कथन लिख देते हो अपने आंसर के बीच में कहीं, तो आपका तथ्य में अगर लिख देते हो तो आपका मार्क्स बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि जब टीचर पढ़ते हैं इनके कोड्स को तो उनको लगता है कि हाँ बच्चा अच्छे से पढ़ कर आया है। ठीक है, वास्तव में प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन एक कानूनी सिद्धांत के रूप में नहीं वरन एक नैतिक सिद्धांत के रूप में ही किया है। ठीक है, प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किस रूप में किया है? नैतिक सिद्धांत के रूप में किया है। ठीक है, और प्लेटो के समान एरिस्टोटल जो है भी राज्य के लिए न्याय को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, प्लेटो के जैसे ही अरस्तु जो है अरिस्टोटल वो भी राज्य के लिए न्याय को यानी जस्टिस को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। लेकिन अरस्तु ने न्याय की धारणा का प्रतिपादन प्लेटो से भिन्न रूप में किया है। अरस्तु ने न्याय के दो भेद माने हैं। पहला है वितरणात्मक या राजनीतिक न्याय, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और दूसरा है सुधारक न्याय यानी करेक्टिव और रेक्टिफिकेटरी जस्टिस। तो वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत यह है कि राजनीतिक पदों की पूर्ति नागरिकों की योग्यता और इनके द्वारा राज्य के प्रति की गई सेवा के अनुसार हो। ठीक है, विवरणात्मक न्याय यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहता है कि राजनीतिक पद जो होते हैं, पॉलिटिकल पोस्ट जो होते हैं, उसको किस आधार पे भरा जाना चाहिए? नागरिकों की योग्यता, एबिलिटी ऑफ सिटीजन, और उनके द्वारा राज्य के प्रति की गई सेवा यानी राज्य के लिए वो क्या कर रहे हैं उसके अनुसार होगा। ठीक है, सुधारक न्याय का तात्पर्य यानी करेक्टिव और रेक्टिफिकेटरी जस्टिस जो होता है उसका अर्थ यह है कि एक नागरिक के दूसरे नागरिक के साथ संबंध को निर्धारित करते हुए सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रखा जाए। ठीक है, क्लियर? सुधारक न्याय क्या है? करेक्टिव और रेक्टिफिकेटरी जस्टिस यह है कि एक नागरिक के दूसरे नागरिक के साथ रिलेशन को निर्धारित करते हुए सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रखा जाए। ठीक है, अब देखिए, ये ऑगस्टाइन न्याय को ईश्वरीय राज्य का सर्व प्रमुख तत्व मानता है। राज्य का जो स्वरूप होता है ईश्वरीय स्वरूप, ऑगस्टाइन नाम के जो विद्वान हैं, ऑगस्टाइन न्याय को ईश्वरीय राज्य का सर्व प्रमुख यानी सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व एलिमेंट मानता है, और उसका कथन है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। ऑगस्टाइन क्या कहते हैं? ऑगस्टाइन का कहना है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी की व्यवस्था मांग करती है। ठीक है, उसके द्वारा परिवार, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की विवेचना की गई है। किसके द्वारा? ऑगस्टाइन नाम के विद्वान हैं, उनके द्वारा परिवार, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की विवेचना की गई है। ठीक है, यानी डिस्क्राइब किया उन्होंने किसके आधार पर? परिवार, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में। और अंतिम रूप में न्याय से उसका आशय व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन से है। ठीक है, वहीं थॉमस एक्विनास
जो है वो कानून और न्याय को परस्पर संबंधित मानते हुए न्याय की विवेचना करता है। ठीक है, थॉमस एक्विनास जो विद्वान है वे कानून और न्याय को एक दूसरे से संबंधित मानते हैं और न्याय की परिभाषा देते हैं। न्याय के संबंध में एक्विनास प्रधान रूप में रोमन विधि शास्त्रियों के मत का अनुकरण करते हुए कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा है, किंतु इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए उसने यह मान लिया है कि न्याय का मौलिक तत्व समानता है। ऑगस्टाइन और इक्विनास के बाद मध्य युग तथा आधुनिक युग के पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में न्याय पर विचार व्यक्त किए गए हैं, लेकिन इस संबंध में प्राचीन धारणा और आधुनिक संबंध में आधारभूत अंतर है। प्राचीन युग में जहाँ न्याय की नैतिक दृष्टि से विवेचना की गई है, वहाँ मध्य युग के अंत और आधुनिक युग में न्याय की कानूनी दृष्टि से विवेचना की गई है, जिसका अध्ययन आगे किया जाएगा। तो देखिए, प्राचीन युग में न्याय की विवेचना यानी परिभाषा कैसे की गई है? नैतिक दृष्टि से। और मध्य युग के अंत में और आधुनिक युग में न्याय की कानूनी दृष्टि से परिभाषा दी गई, इसकी विवेचना की गई है। ठीक है, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे आगे। भारतीय राजनीतिक चिंतन जो है, भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय, जस्टिस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जस्टिस क्या है? भारत के प्राचीन राजनीतिक चिंतन में न्याय को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, और मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज तथा सोमदेव आदि सभी के द्वारा राज्य की व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है, इस संबंध में किसने बताया है राज्य की व्यवस्था में इम्पोर्टेंट न्याय को? मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज और सोमदेव ने। ठीक है, इस संबंध में भारतीय राजनीतिक चिंतकों की विशेषता यह रही है कि उन्होंने प्राचीन युग में भी न्याय की उस कानूनी धारणा को अपना लिया था जिसे पश्चिम के राजनीतिक चिंतक आधुनिक युग में ही अपना सके। इस संबंध में मनु और कौटिल्य के विचारों का उल्लेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। क्या कहा गया है कि इस संबंध के भारतीय राजनीतिक चिंतकों की विशेषता यह रही कि उन्होंने प्राचीन युग में भी न्याय की उस कानूनी धारणा को अपना लिया था जिससे पश्चिम के राजनीतिक चिंतक आधुनिक युग में ही अपना सके। ठीक है, यानी न्याय की जो धारणा है वो भारत में काफ़ी प्राचीन समय से अपना लिया गया है। ठीक है, लेकिन जो पश्चिम के राजनीतिक चिंतक है उन्होंने आधुनिक युग में ही अपनाया है न्याय की कानूनी धारणा को। इस संबंध में मनु और कौटिल्य के विचारों का उल्लेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, मनु की दूरदृष्टि इस बात में है कि उन्होंने प्राचीन युग में भी विवादों की वे दो श्रेणियां बतला दी थी जिन्हें आज दीवानी और फौजदारी की संज्ञा दी जाती है। मनु ने न्याय की निष्पक्षता और सत्यता पर अधिक बल दिया है। एक स्थान पर वे लिखते हैं, मनु ने एक स्थान पर लिखा था, जिस सभा यानी न्यायालय में सत्य असत्य से पीड़ित होता है उनके सदस्य ही पाप से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी जहाँ पे सत्य का नहीं बल्कि असत्य का बोलबाला हो, वहाँ पे जो भी मेंबर्स होंगे, सदस्य होंगे, वो सदस्य जो है पाप से नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कौटिल्य समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण समझता है। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार जो भी न्याय प्रणाली है, समुचित न्याय प्रणाली, वो राज्य का जान है, प्राण है। ठीक है, और उसका विचार है कि जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। कौटिल्य क्या कहते हैं कि जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय नहीं दिला सकता वो जल्दी ही नष्ट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। कौटिल्य के अनुसार न्याय का उद्देश्य प्रजा के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करना तथा असामाजिक तत्वों एवं अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना है। ठीक है, कौटिल्य क्या कहते हैं कि न्याय का उद्देश्य जो है वो प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना है। और न्याय का उद्देश्य क्या है? न्याय का उद्देश्य है कि असामाजिक तत्वों यानी कि जो समाज में नुकसान पहुंचाते हैं, समाज के लोगों को, समाज को, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं असामाजिक तत्व एवं अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले, यानी समाज में उथल पुथल ला दे, है ना, तो उन सबको, उन ऐसे व्यक्तियों को जो अव्यवस्था उत्पन्न करे और असामाजिक तत्व के रूप में काम करे, ठीक है, जिसकी वजह से समाज को नुकसान हो, उनको दंड करना ही न्याय है। ठीक है, किसके द्वारा? प्रजा के द्वारा।
कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख करते हैं। ठीक है, पहला है धर्मस्थ्य और दूसरा है कंटक शोधन। ठीक है, कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख करते हैं, पहला है धर्मस्थ्य और दूसरा है कंटक शोधन, जिन्हें वर्तमान समय के दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों के लगभग समान कहा जा सकता है। ठीक है, वर्तमान समय में जो दीवानी और फौजदारी न्यायालय है उनको कौटिल्य के समय के धर्मस्थ्य और कंटक शोधन के समान माना जा सकता है, कहा जा सकता है। उसके द्वारा न्यायिक संगठन और प्रक्रिया का भी विशद वर्णन किया गया है। यानी समझिए कि भारत में कौटिल्य के समय में यानी अति प्राचीन काल में भी न्याय की कानूनी धारणा थी। ठीक है, न्याय की धारणा कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस क्या है? न्याय की धारणा क्या है? न्याय जो है समाज दर्शन की एक ऐसी बुनियादी धारणा है जिस पर सामाजिक चिंतन के प्रारंभ से ही विचार होता रहा है। यानी सामाजिक चिंतन जब सोशल थॉट हुआ था उसके शुरुआत से ही न्याय पर विचार हुआ है। ठीक है, इतिहास में न्याय की अनेक प्रकार से व्याख्या हुई है। कभी उसे जैसी करनी वैसी भरनी का पर्याय माना जाता रहा, तो कभी ईश्वर की इच्छा और पूर्व जन्म के कार्यों का फल कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक न्याय शास्त्र में न्याय का अर्थ सामाजिक जीवन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के आचरण का समाज के व्यापक कल्याण के साथ समन्वय स्थापित किया गया हो। स्वभाव से प्रत्येक मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आचरण करता है, पर उसका आचरण न्यायपूर्ण तभी समझा जाता है जबकि उसका आचरण समाज को भी कल्याण के मार्ग पर आगे ले जाने वाला हो। ठीक है, तो व्यक्ति का आचरण यानी उसका व्यवहार जो है, बिहेवियर जो है, समाज को यदि समाज कल्याण करे, ठीक है, समाज कल्याण के मार्ग पे जाए और आगे ले जाए तो उसको ही न्याय कह सकते हैं। ठीक है, संक्षेप में इन शॉर्ट न्याय का अर्थ समाज के व्यापक कल्याण की सिद्धि है। ठीक है, न्याय का अर्थ क्या है कि समाज का व्यापक कल्याण हो, उसका व्यापक कल्याण का सिद्धि हो। उस व्यापक कल्याण की सिद्धि जो व्यक्तियों के अलग अलग कल्याण से भिन्न हो, बहुमत तक के कल्याण से भिन्न हो। न्याय की धारणा की प्रमुखतया दो आधार है, स्वतंत्रता और समानता। न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस जो है, उसका दो धारणाएं होती है प्रचलित। पहला है नैतिक और कानूनी, दूसरा है कानूनी। ठीक है, नैतिक और कानूनी। लेकिन आज की स्थिति में न्याय ने बहुत अधिक व्यापकता प्राप्त कर ली है और आज कानूनी या राजनीतिक न्याय की अपेक्षा भी देखो परंपरागत यानी कि प्राचीन समय में, ठीक है, न्याय की दो धारणाएं प्रचलित थी, कौन कौन सी? नैतिक और कानूनी। ठीक है, लेकिन आज की जो स्थिति है वर्तमान समय में, आधुनिक समय में, न्याय ने बहुत अधिक व्यापकता प्राप्त कर ली है और आज कानूनी या राजनीतिक न्याय की अपेक्षा भी यानी इसके अलावा भी सामाजिक और आर्थिक न्याय अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। ठीक है, जैसे जैसे विचारों का जब बढ़ोतरी हुआ वैसे वैसे न्याय में भी आपका डेवलपमेंट आया, विकास आया। ठीक है, तो यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक न्याय भी जुड़ गया है आधुनिक काल में। न्याय की धारणा के इन विविध रूपों का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जाता है। चलिए जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट क्या है नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय। ठीक है, तो नैतिक न्याय क्या है? परंपरागत रूप में न्याय की धारणा को नैतिक रूप में ही अपनाया जाता रहा है। ठीक है, और नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है कि विश्व में कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय तथा अंतिम प्राकृतिक नियम हैं जो कि व्यक्तियों के आपसी संबंध को ठीक प्रकार से संचालित करते हैं। ठीक है, इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। ठीक है, जब हमारा आचरण इन नियमों के अनुसार होता है तब वह नैतिक न्याय की अवस्था होती है। जब हमारा आचरण इसके विपरीत होता है तब वह नैतिक न्याय के विरुद्ध होती है। नैतिक न्याय के अंतर्गत जिन बातों को शामिल किया जा सकता है उनमें से कुछ है सत्य बोलना, प्राणी मात्र के प्रति दया का बर्ताव करना, प्रतिज्ञा पूरी करना या वचन का पालन करना। ठीक है, और उदारता और दान का परिचय देना आदि। ठीक है, नैतिक न्याय के उदाहरण क्या क्या है? ये सारी चीज़ें मैंने अभी बताए। नैतिक न्याय और नैतिकता परस्पर संबंधित होते हुए भी
इनमें कुछ भेद है और नैतिकता नैतिक न्याय की तुलना में निश्चित रूप से व्यापक है। यानी नैतिकता जो होता है, मोरालिटी, वो नैतिक न्याय से कम लेवल पे है। नैतिक न्याय जो है नैतिकता की तुलना में निश्चित रूप से व्यापक है, ब्रॉड है। ठीक है। अब देखो कानूनी न्याय क्या है। राज्य के उद्देश्यों में न्याय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और कानूनी भाषा में समस्त कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। यानी राज्य का जो उद्देश्य होता है उसमें एक उद्देश्य न्याय जो है बहुत उसको इम्पोर्टेंट माना जाता है और कानूनी भाषा में समस्त कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहा जाता है। कानूनी न्याय में वे सभी नियम और कानूनी व्यवहार सम्मिलित है जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार कानूनी न्याय की धारणा दो अर्थों में प्रयोग की जाती है। कानूनों का निर्माण अर्थात सरकार द्वारा बनाए गए कानून न्याय उचित होना चाहिए। दूसरा है कानूनों को लागू करना अर्थात बनाए गए कानूनों को न्यायोचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए, यानी उचित न्याय से। ठीक है, न्याय उचित से लागू करना चाहिए। कानूनों को न्यायोचित ढंग से लागू करने का मतलब यह है कि जिन व्यक्तियों ने कानूनों का उल्लंघन किया है उन्हें दंडित करने में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। कानूनी न्याय क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसे दंड देने में, उसे पनिश करने में किसी भी तरह का भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। राजनीतिक न्याय क्या कहता है, देखिए, राज्य व्यवस्था का प्रभाव समाज के सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में पड़ता ही है। अतः सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए कि वे राज व्यवस्था को लगभग समान रूप से प्रभावित कर सके और राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, यही राजनीतिक न्याय है। राजनीतिक शक्तियों का यानी पॉलिटिकल पावर जो है उसका इस्तेमाल ऐसे किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को लाभ मिले। यही है राजनीतिक न्याय। और इसकी प्राप्ति जो है, राजनीतिक न्याय को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसे स्वाभाविक रूप से एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही किया जा सकता है। ठीक है, राजनीतिक न्याय कहाँ होता है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में। और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के कुछ अन्य साधन हैं, जैसे वयस्क मताधिकार, सभी व्यक्तियों के लिए विचार, भाषण, सम्मेलन और संगठन आदि की नागरिक स्वतंत्रताएं, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक पद प्राप्त होना आदि। राजनीतिक न्याय की धारणा में यह बात निहित है कि राजनीति में कोई कुलीन वर्ग अथवा विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। ठीक है, राजनीतिक न्याय की धारणा जो है, कॉन्सेप्ट जो है, इसमें क्या बोला गया है कि राजनीति में कोई भी कुलीन वर्ग या फिर विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा, सबको समान अवसर प्राप्त होंगे। अब देखते हैं सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि नागरिक के बीच में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न माना जाए और प्रत्येक व्यक्ति को आत्म विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो। सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय का अर्थ है कि नागरिक यानी नागरिकों के बीच में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक व्यक्ति को आत्म विकास के लिए यानी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए पूर्ण अवसर, अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो। सामाजिक न्याय की धारणा में यह बात निहित है कि अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए और इस संदर्भ में यानी इस बारे में समाज की राजनीतिक सत्ता से यह आशा की जाती है कि वह अपने विधायी तथा प्रशासनिक कार्यक्रमों द्वारा ऐसे समाज की स्थापना करेगा जो समानता पर आधारित हो। वर्तमान समय में सामाजिक न्याय का विचार बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया है ना, फेमस हो गया है और सामाजिक न्याय पर बल देने के कारण ही विश्व के करोड़ों लोगों द्वारा मार्क्सवाद या समाजवाद के अन्य किसी रूप को अपना लिया गया है। इस संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार यह ठीक ही कहा था कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए मार्क्सवाद के प्रति आकर्षण का स्रोत उसका वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं वरन सामाजिक न्याय के प्रति उसकी तत्परता है।
ठीक है, मार्क्स जो है सामाजिक न्याय पर बहुत काम किए थे। तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि लाखों करोड़ लोग यदि मार्क्सवाद की ओर आकर्षित हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये इस वजह से नहीं कि ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, ठीक है, साइंटिफिक थ्योरी होने की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि वो सामाजिक न्याय के प्रति उनकी तत्परता है, ठीक है, उनकी रुचि है। इसलिए गेहरलिक, सोमबार्ट, टायनबी और बर्जाइम आदि ने इस आधार पर मार्क्सवाद को नवीन युग का एक नया धर्म बताया है। वास्तव में सामाजिक न्याय के बिना समानता तथा स्वतंत्रता के आदर्श बिल्कुल निस्सार हो जाते। यानी अगर सीधे साधे शब्दों में कहा जाए तो बात ऐसी है कि सामाजिक न्याय जो होता है, सोशल जस्टिस, उसके बिना समानता और स्वतंत्रता यानी इक्वलिटी एंड लिबर्टी के आदर्श जो है बिल्कुल निरर्थक होते हैं, मैंने जिसका कोई अर्थ ही नहीं बचता। अब चलिए जानते हैं आर्थिक न्याय क्या है। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का एक अंग है। आर्थिक न्याय क्या है? यह सामाजिक न्याय का एक अंग है। कुछ लोग आर्थिक न्याय का तात्पर्य पूर्ण आर्थिक समानता से लेते हैं, किंतु वास्तव में इस प्रकार की स्थिति व्यवहार के अंतर्गत किसी भी रूप में संभव नहीं है। आर्थिक न्याय का तात्पर्य यह है कि संपत्ति संबंधी भेद इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि धन संपदा के आधार पर व्यक्ति के बीच विभेद की कोई दीवार खड़ी हो जाए, ठीक है। तो आर्थिक न्याय जो है ये सामाजिक न्याय का एक अंग है, और कुछ लोग मानते हैं कि आर्थिक न्याय का अर्थ यह है कि पूर्ण आर्थिक समानता से लेते हैं, यानी कि कुछ लोग का मानना है कि सारे लोग के पास समान संपत्ति और धन हो, यानी समान अर्थ हो, तो यही वो लोग मानते हैं कि आर्थिक न्याय। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता। एक्चुअल में इस प्रकार की स्थिति व्यवहार के अंतर्गत प्रैक्टिकली जो होता है वो किसी भी रूप में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आर्थिक न्याय का तात्पर्य एक्चुअल में यह है कि संपत्ति संबंधी भेद इतना नहीं होना चाहिए, यानी इतना भी ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टीज़ में लोगों के कि धन संपदा के आधार पर व्यक्ति के बीच विभेद खड़ी हो जाए, यानी भेदभाव होने लगे, ठीक है। और कुछ धनी मानी व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के श्रम का शोषण किया जाए तथा उसके जीवन पर अनुचित अधिकार स्थापित कर लिया जाए, ठीक है। क्योंकि यदि आर्थिक स्थिति जो है बहुत ज़्यादा अंतर होगा लोगों के, तो उसके क्या होगा, जो धनवान वर्ग के लोग हैं वो अन्य व्यक्तियों के श्रम का शोषण करेंगे, ठीक है, यानी उनको मजदूरी नहीं ढंग से देंगे और उसके जीवन पर अनुचित अधिकार, यानी जो अधिकार उचित नहीं है वो स्थापित कर लेंगे। इसमें यह बात भी निहित है कि पहले समाज में सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, यानी समाज में जो व्यक्ति है उनकी जो जरूरी अनिवार्य जो है कंपलसरी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद ही किन्हीं व्यक्तियों द्वारा आरामदायक आवश्यकताओं या विलासिता की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। और आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित किया जाना चाहिए कि एक व्यक्ति जो है इतना ही संपत्ति बना सकता है, इसके आगे नहीं, एक सीमा लागू कर देनी चाहिए। भारतीय संविधान में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था देखो कैसी है। भारतीय संविधान में न्याय के आदर्श की वही भूमिका है जो मंदिर में मंगल कलश की होती है। संविधान निर्माताओं द्वारा इस तथ्य को समझ लिया गया है कि सच्चे लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता और समानता ही नहीं बल्कि न्याय की भी आवश्यकता होती है, ठीक है, क्योंकि न्याय के बिना स्वतंत्रता और समानता के आदर्श बिल्कुल व्यर्थ हो जाते हैं। संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यानी इस लक्ष्य को पाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए लोकतांत्रिक व गणतंत्रीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में? 19 में। अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के आदर्श को अनेक रूपों में स्वीकार किया गया है। संविधान के तीसरे भाग यानी मौलिक अधिकार और चौथे भाग यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए यानी सामाजिक न्याय को पाने के लिए विभिन्न उपायों का उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 14 में भारत के सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता और कानूनों से समान सुरक्षा प्रदान की गई है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही की गई है और अनुच्छेद 16 के द्वारा राज्य के अधीन पदों पर नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त है। वही अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत का तथा अनुच्छेद 17 छुआछूत तथा अनुच्छेद 23 व 24 द्वारा बेगार व शोषण का अंत कर दिया गया है। संविधान के उपयुक्त अनुच्छेदों जो मैंने अभी बताया आपको द्वारा तो सामाजिक न्याय के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया गया है और संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत विशेषतः अनुच्छेद 41 से 47 तक जो विविध यानी विभिन्न व्यवस्थाएं की गई उसका लक्ष्य सकारात्मक रूप से सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान करना है। अनुच्छेद 41 में नागरिकों का कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार स्वीकार किया गया है। वहीं अनुच्छेद 42 राज्य को जिम्मेदारी सौंपता है कि वह काम की उचित दशाएं बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 43 यानी 43 आर्टिकल 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी का प्रबंध और अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान व्यवहार संहिता लागू करता है। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 46 यानी आर्टिकल 46 अनुसूचित जातियों तथा अन्य सभी दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी उन्नति और यानी एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और अनुच्छेद 47 में सामान्य जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात कही गई है। ठीक है, अब संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई है। SC ST जो लोग होते हैं ना उनके लिए संविधान में स्पेशल जो है फैसिलिटीज़ दी गई है। उन्हें किसी भी प्रकार से सामाजिक न्याय के प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता। वास्तव में भारत के इन दलित वर्गों की स्थिति बहुत अधिक गिरी हुई थी, है ना। यानी एक्चुअल में जब प्राचीन समय से ही दलित वर्ग जो थे SC ST इनका स्थिति बहुत खराब था, दयनीय था और जब तक इन्हें विशेष स्थिति प्रदान ना कर दी जाए यानी इनका स्थिति ठीक ना हो जाए तब तक उनके द्वारा समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ समानता प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि जब तक हर एक व्यक्ति में समानता नहीं होगी तब तक न्याय स्थापित मुश्किल है ना, असंभव है। समानता के बगैर न्याय संभव नहीं है। इसी प्रकार आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यानी इकोनॉमिक जस्टिस को पाने के लिए भी संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में विविध कार्य करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं इस प्रकार है। राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा यानी कोशिश करेगा और प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों यानी रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का इस प्रकार से केंद्रीकरण ना हो सके कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। यानी राज्य को ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी और रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किसी एक के हाथ में ना हो, कोई एक ना हथियाले जिससे उसका केंद्रीकरण ना हो जाए, जिससे कि सार्वजनिक हित को यानी सोशल वेलफेयर को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचे। राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना होने देगा। ठीक है, और राज्य यानी जो बच्चों से काम कराया जाता है 14 वर्ष से कम के लिए उनके लिए जो है कानून बनाया गया है ना, आपराधिक इसको कहा जाता है अपराध। तो ये सब राज्य जो है सुनिश्चित करेगा कि स्त्री पुरुष के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके एवं बेकारी यानी बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीनता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें।
भारत के शासक दल द्वारा सामाजिक ढंग के समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना अपना लक्ष्य घोषित किया है। ठीक है, भारत के जो शासक दल है उन्होंने जो समाजवादी ढंग से समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की, ये भी न्याय स्थापित करने का एक प्रयास है। और अब तक की पंचवर्षीय योजनाएं जो 5 ईयर्स प्लान है, इस दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास में ही रही है। लेकिन संविधान और शासन द्वारा की गई इन सभी घोषणाओं के बावजूद यह मानना होगा कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में अभी तक जो भी कुछ किया गया है उसकी तुलना में अभी बहुत अधिक किया जाना है, अभी बहुत अधिक किया जाना शेष है। ठीक है, अब देखो आर्नाल्ड ब्रैचेट और न्याय की धारणा क्या है। राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक विद्वानों में सबसे अधिक प्रमुख रूप में आर्नाल्ड ब्रैचेट के द्वारा उनकी जो पुस्तक है पॉलिटिकल थ्योरी में न्याय के सिद्धांत की विवेचना यानी न्याय के सिद्धांत का चर्चा की गई है। उनका कथन है, उनका ये स्टेटमेंट है कि न्याय की धारणा वांछित स्थिति के प्रति हमारे स्वभाव पर निर्भर करती है और यह तो एक ऐसे बर्तन की भांति है जिसके कई तल होते हैं। न्याय के संबंध में हमारी धारणा या तो सभ्य जीवन की परंपरागत संस्थाओं पर आधारित होती है अथवा वह परंपरागत संस्थाओं से आगे बढ़ जाती है। प्रथम स्थिति में उसे परंपरागत न्याय और दूसरी स्थिति में उसे अपरंपरागत न्याय कहा जा सकता है। चलिए जानते हैं कि ये परंपरागत न्याय यानी ट्रेडिशनल जस्टिस और अपरंपरागत न्याय यानी ट्रेडिशनल जस्टिस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परंपरागत न्याय यानी कि ट्रेडिशनल जस्टिस क्या होता है। न्याय की परंपरागत धारणा रीति रिवाज, प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित होती है। यह उन मूलभूत संस्थाओं को स्वीकार करती है जो हमारे दैनिक सामाजिक जीवन की आधार है। इस प्रकार की मूलभूत संस्थाओं या प्रथाओं में प्रमुखतया निम्न 5 है, यानी कि ये जो मूलभूत संस्था या प्रथा होते हैं इसमें 5 है। एक पत्नी विवाह प्रथा, ठीक है, परंपरागत न्याय के ये उदाहरण है। एक पत्नी विवाह प्रथा, परिवार, निजी संपत्ति और पैतृक धन के संबंध में उत्तराधिकार की व्यवस्था तथा समझौता करने की स्वतंत्रता और समझौते की बाध्यकारी शक्ति। परंपरागत न्याय की धारणा उस मंदिर में निहित है जो इन 5 आधारों पर टिका हुआ है। ठीक है, परंपरागत न्याय के 5 आधार है। क्या क्या है? एक पत्नी विवाह प्रथा, परिवार, निजी संपत्ति, पैतृक धन के संबंध में उत्तराधिकार की व्यवस्था तथा समझौता करने की स्वतंत्रता और समझौते की बाध्यकारी शक्ति। परंपरागत न्याय की धारणा उस मंदिर में निहित है जो इन 5 आधारों पर टिका हुआ है। उसमें इन संस्थाओं के औचित्य को कोई चुनौती नहीं दी जाती है। जब व्यक्ति इन आधारभूत संस्थाओं के अनुसार आचरण करता है तब वह न्याय भावना के अनुसार होता है और जब इनका उल्लंघन होता है तब वह न्याय संगत नहीं होता है। ब्रैचेट जो विद्वान है, ब्रैचेट नामक विद्वान के अनुसार इस परंपरागत न्याय भावना में निम्नलिखित तत्व शामिल है। ब्रैचेट मानते हैं कि परंपरागत न्याय जो है उसमें कुछ तत्व शामिल होते हैं। ये तत्व है व्यक्ति ज्ञानपूर्वक या अज्ञानपूर्वक ढंग से परंपरागत संस्थाओं को अपने तर्क में स्वीकार करता है। ठीक है, और व्यक्ति इनका प्रयोग क्रमिक तर्क और पूर्व कल्पनाओं को प्राप्त करने के लिए करता है। वह यानी व्यक्ति निश्चितता और औचित्य बनाए रखने वाले नियमों और विनियमों को स्वीकार करता है और वह इन संस्थाओं की आलोचना के विरुद्ध तर्क करता है। अब अपरंपरागत न्याय यानी ट्रेडिशनल जस्टिस क्या है? जब हम न्याय की परंपरागत संस्थाओं को स्वीकार करने के बजाय उनकी अपने दृष्टिकोण से आलोचना करते हैं और मूल्यांकन करते हैं तब हम अपरंपरागत न्याय की धारणा में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अपरंपरागत न्याय क्या है कि अगर परंपरागत संस्थाओं को स्वीकार नहीं करना बल्कि उनका अपने दृष्टिकोण से आलोचना करना, उसको क्रिटिसाइज करना, उसका मूल्यांकन करना, ठीक है, तब हम अपरंपरागत न्याय की धारणा में प्रवेश करते यानी घुस जाते हैं। इसके अंतर्गत निश्चित और पहले से चली आ रही परंपरागत संस्थाओं से व्यक्ति अपने आप को अलग कर लेता है और इनकी आलोचना यानी इनका क्रिटिसाइज न्याय के संबंध में अपनी धारणा और विश्वास के आधार पर करता है। ठीक है, वह अपनी धारणा यानी व्यक्ति जो है अपनी धारणा, कॉन्सेप्ट और विश्वास के आधार पर कल्पना करता है कि कौन सी उपयोगी परिस्थितियाँ हो सकती है जिनकी ओर समाज को बढ़ना चाहिए जिससे कि न्यायपूर्ण जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। वह विचार करता है यानी मनुष्य विचार करता है कि अनेक महत्वपूर्ण उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य उपयुक्त है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन से साधन उपयुक्त है।
अपरंपरागत न्याय के अंतर्गत भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा न्याय को अलग अलग मापदंडों के आधार पर परखा गया है और जांचा गया है। दार्शनिक कांट ने कहा है कि यदि पृथ्वी पर कोई परम मूल्यवान वस्तु है तो वह व्यक्ति का गौरव और महत्व है। ठीक है। 19वीं सदी में व्यक्तिवादियों ने केवल व्यक्ति की भलाई को ही न्याय संगत माना, जबकि संघवादियों के लिए संघ की भलाई ही न्याय संगत है। वास्तव में न्याय क्या है, यह व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत धारणा पर निर्भर करता है। विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए भिन्न भिन्न मूल्य न्यायपूर्ण है। ठीक है। कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों और उनके मूल्यों का उल्लेख इस प्रकार से किया जाता है। राजनीतिक दल लोकतंत्रवादी, प्रमुख न्याय मूल्य इनका बहुमत। समाजवादी राजनीतिक दल जो होते हैं उनका प्रमुख न्याय मूल्य होता है समानता। ठीक है। देखिए किस तरह से राजनीतिक दल के बदलने से उनके प्रमुख न्याय मूल्य बदल रहे हैं। अगर उदारवादी राजनीतिक दल है तो इसका प्रमुख न्याय मूल्य होगा स्वतंत्रता। परंपरावादियों के लिए परंपरा, राष्ट्रीयता और शक्ति इम्पोर्टेंट रखता है, और राष्ट्रवादी दल के लिए राष्ट्र इम्पोर्टेंस रखता है। धार्मिक दल के लिए ईश्वरीय कथन रखता है। यथार्थवादियों के लिए सत्ता अधिक महत्व रखता है। फासिस्टवादी या नाजी पार्टी, इनके लिए नेतृत्व, समूह एवं राष्ट्र ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है। वहीं उपयोगितावादी जो है वो प्रसन्नता, उपयोगिता को अधिक महत्व देते हैं। स्वतंत्रतावाद जो होते हैं दल, वो सभ्यता, प्रसन्नता, एकता, शांति तथा अनुरूपता को अधिक महत्व देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक दल जो होता है, हर एक दल जो होता है अपनी विचारधारा के दृष्टिकोण से न्याय का मापदंड रखता है। ठीक है। तो स्वतंत्रतावाद के लिए क्या न्याय है? सभ्यता, प्रसन्नता, एकता, शांति तथा अनुरूपता। उपयोगितावाद के लिए प्रसन्नता, उपयोगिता, ये हो गया न्याय। तो जैसे जैसे राजनीतिक दल दूसरे हो रहे, बदलते जा रहे हैं, उनके लिए उनके हिसाब से न्याय की विचारधारा भी बदल रही है। ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक दल अपनी विचारधारा के दृष्टिकोण से न्याय का मापदंड करता है, और इनमें से कौन सा विचार ठीक है यह निर्णय कर सकना निश्चित रूप से बहुत कठिन होता है। न्याय के सार्वलौकिक और स्थिर आधार तत्व, यूनिवर्सल एंड इनवेरिएंट पोस्टुलेट्स ऑफ जस्टिस। न्याय क्या है? यह बहुत कुछ सीमा तक व्यक्ति के अपने विश्वास और अपनी धारणा पर निर्भर करता है। फिर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो न्याय की सभी धारणाओं में विद्यमान हैं और जिन्हें न्याय के आधार तत्व कहा जा सकता है। ब्रैचेट जो है विद्वान, उनके द्वारा अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी, देखो यहाँ पे पूछ सकता है पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन है। ठीक है। तो ब्रैचेट है। ब्रैचेट के द्वारा अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी में इन आधार तत्वों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। पहला है सत्य। ठीक है। यद्यपि रॉड ब्रुच का विचार है कि न्याय का प्रत्यक्ष संबंध केवल अच्छाई से होता है, सत्य से नहीं। सत्य तो विज्ञान का क्षेत्र है, लेकिन वास्तव में सत्य न्याय का एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। वस्तुनिष्ठ रूप यानी ऑब्जेक्टिव सेंस में न्याय की मांग है कि तथ्य और संबंध विषयक अपने सभी कथनों में हम सत्य का प्रयोग करें। ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव सेंस होता है उसमें न्याय का ये डिमांड है कि तथ्य और संबंध विषयक अपने सभी कथनों में हम सत्य का प्रयोग करें। व्यक्तिनिष्ठ रूप यानी सब्जेक्टिव सेंस जो है, इसमें इसका आशय है, इसका अर्थ है कि विभिन्न व्यक्तियों और वस्तुओं के संबंध में हम यही विचार प्रकट करें जिसे हम ठीक समझते हैं। विशेष रूप में न्याय के प्रशासन में तथ्यों की सत्यता का बहुत अधिक महत्व है। मूल्यों के आधारभूत क्रम की सामान्यता। विभिन्न मामलों के विषय में विचार करते हुए हमारे द्वारा न्याय की एक ही धारणा को लागू किया जाना चाहिए। यह नितांत अनुचित होगा कि हमारे द्वारा एक मामले में न्याय की एक धारणा को और दूसरे मामले में न्याय की किसी अन्य धारणा को लागू किया जाए। ठीक है। तो मूल्य के आधारभूत क्रम की सामान्यता यानी कि ये कि न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो एक समान होना चाहिए। ठीक है। ये सही नहीं होगा कि किसी मामले में न्याय की एक अलग कॉन्सेप्ट हो और दूसरे मामले में न्याय का एक अलग कॉन्सेप्ट। न्याय का एक निश्चित कॉन्सेप्ट होना चाहिए, निश्चित धारणा होना चाहिए। ठीक है। कानून के समक्ष समानता या समानता का व्यवहार। कानून के सामने जो है सभी समान होने चाहिए और उनके प्रति समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। एक ही प्रकार की स्थितियों में मनमाने ढंग से भेद करना अन्यायपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को
यानी हर एक व्यक्ति को उन्नति तथा विकास के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए समान अवसर यानी सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त होनी चाहिए। स्वतंत्रता, उचित रुकावटों के अलावा मनुष्य की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। उचित रुकावटों यानी कि यदि उसकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो रहा हो, किसी दूसरे को कोई कष्ट पहुंच रहा हो, किसी व्यक्ति या समूह या समाज को, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को रोका जा सकता है। लेकिन यदि वो कुछ गलत नहीं कर रहा, उसकी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तो उसकी स्वतंत्रता पर, उसकी आज़ादी पर रोक नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। मनमाने ढंग से व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रुकावटें लगाना अन्यायपूर्ण है। शासक को अपने स्वार्थ या शक्ति को बनाए रखने के लिए ही व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई रुकावटें नहीं लगानी चाहिए। यानी यदि एक शासक चाहता है कि वो शासक बना रहे, तो उसको व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई रुकावटें नहीं लगाना चाहिए। प्रकृति के अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान, जो कार्य व्यक्ति की सामर्थ्य के बाहर है और जो कार्य प्रकृति की ओर से व्यक्ति के लिए असंभव है, उन्हें करने के लिए व्यक्ति को मजबूर करना न्याय भावना के विरुद्ध है। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति के सामर्थ्य में कोई काम नहीं है, उसको एकदम आता ही नहीं है, तो उससे वो काम ज़बरदस्ती करवाना ना, वो तो असंभव है। उन्हें करने के लिए व्यक्ति को मजबूर करना, ये भी न्याय नहीं बल्कि अन्याय होता है। अतः जिन कानूनों या आदेशों का पालन करना मनुष्य के लिए संभव नहीं है, ऐसे कानूनों या आदेशों की अवहेलना करने पर व्यक्ति को दंड देना या उसकी निंदा करना भी अन्यायपूर्ण है। ठीक है। उदाहरण के लिए, बहुत अधिक वृद्ध, अंधे या अपंग व्यक्ति के लिए समाज की दया के आधार पर जीवन व्यतीत करना न्यायपूर्ण है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से ठीक है, उसके लिए खुद काम करके रोजी ही कमाना न्यायपूर्ण है। ठीक है। तो अन्याय क्या हो सकता है कि बहुत अधिक वृद्ध व्यक्ति को काम करके खाना पड़े। ठीक है। तो वो हो गया अन्याय। अन्यायपूर्ण स्थिति कब है कि जब बहुत अधिक वृद्ध हो या अंधा या अपंग, यानी शारीरिक रूप से जो सक्षम ना हो, अगर वो मांग कर खाता है किसी से या उसकी भरण पोषण कोई और करता है, तो ये उसका जीवन ऐसे व्यतीत होता है, तो ये न्यायपूर्ण है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, ठीक है, लेकिन वो खुद काम करके रोजी ना कमाए, तो वो अन्यायपूर्ण है। ठीक है। और खुद काम करके रोजी कमाना, अगर जो व्यक्ति फिट एंड फाइन है, फिजिकल एंड मेंटली, है ना, फिजिकली एंड मेंटली, और वो अपना रोजी कमाता है, तो ये एक न्यायपूर्ण है कार्य है। ठीक है। स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में न्याय को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त 5 सिद्धांतों का पालन आवश्यक है। ठीक है। चाहे स्थानीय स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, नेशनल लेवल पे हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो, सभी क्षेत्र में, सभी एरियाज़ में न्याय को पाने के लिए ये जो 5 सिद्धांत अभी मैंने बताए, उसको मानना, उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या है न्याय के सिद्धांत? 5 इम्पॉर्टेंट: सत्य, मूल्यों के आधारभूत क्रम की सामान्यता, कानून के समक्ष समानता या समानता का व्यवहार, चौथा है स्वतंत्रता। ये न्याय के सिद्धांत बता रही हूँ। ठीक है। 5वां है प्रकृति की अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान। क्लियर? अब देखो कि न्याय, कानूनी न्याय को प्राप्त करने के साधन, जो लीगल जस्टिस होते हैं, उसको कैसे पाया जा सकता है ना, किस साधन की, किस सोर्स की, रिसोर्सेज के सहारे। मेजर्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ लीगल जस्टिस। यद्यपि राजनीतिक चिंतन में न्याय की धारणा पर विविध दृष्टि से विचार किया जाता रहा है, यानी पॉलिटिकल जो थॉट होता है, उसमें न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, उसका अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग रूपों से विचार किया जाता रहा है। लेकिन न्याय का तात्पर्य, न्याय का जो अर्थ है, प्रमुख रूप से कानूनी न्याय से ही लिया जाता है। ठीक है। न्याय का तात्पर्य यानी अर्थ जो है, वो प्रमुख रूप से कानूनी न्याय से लिया जाता है। कानूनी रूप से न्याय की प्राप्ति यानी न्याय को पाना व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और यह तभी संभव है, तभी पॉसिबल है, जबकि न्याय का ढांचा स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। ठीक है। लास्की जो एक विद्वान है, लास्की के द्वारा अपने प्रसिद्ध ग्रंथ राजनीति के मूल तत्व, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, में कानूनी न्याय प्राप्त करने के लिए साधनों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इस संबंध में लास्की के विवेचना और अन्य विचारों के आधार पर
यह कहा जा सकता है कि कानूनी न्याय को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित साधन प्रमुख रूप से अपनाए जाने चाहिए। ठीक है, तो लास्की के अनुसार जो है किस प्रकार से कानूनी न्याय को पाया जा सकता है, इसके साधन उन्होंने बताए हैं। लास्की के अनुसार न्यायपालिका का कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होना, इससे न्याय पाया जा सकता है। ठीक है, कानूनी न्याय को पाया जा सकता है। जैसे कि यह एक सर्वमान्य बात है कि यदि न्यायपालिका कार्यपालिका के दबाव से मुक्त नहीं हुई तो उसके द्वारा निष्पक्ष रूप से न्याय प्रदान करने का कार्य नहीं किया जा सकेगा। विधियों की व्याख्या का कार्य ऐसे व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए जिनके विचार पर कार्यपालिका का विचार हावी ना हो सके। ठीक है, वो निष्पक्ष रूप से अपना विचार जाहिर कर सके। केवल इतना ही नहीं बल्कि वे इस योग्य होने चाहिए न्यायपालिका कि उनके द्वारा जरूरत पड़ने पर कार्यपालिका या व्यवस्थापिका से जवाब तलब किया जा सके। न केवल सर्वोच्च स्तर पर बल्कि निम्न स्तरों पर भी न्यायपालिका कार्यपालिका के दबाव से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, उनके प्रेशर से फ्री होना चाहिए। अब देखिए कानूनी न्याय को प्राप्त करने के और क्या साधन हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति, चुनाव नहीं। ठीक है, कानूनी न्याय पाने के लिए न्यायाधीशों के संबंध में प्रमुख रूप से 3 विधियां प्रचलित है। पहला है जनता द्वारा निर्वाचन, दूसरा है व्यवस्थापिका सभा द्वारा निर्वाचन और तीसरा है कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। इनमें जनता द्वारा न्यायाधीशों के निर्वाचन की पद्धति निश्चित रूप से सबसे अधिक बुरी है। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो साधन है उसमें सबसे अधिक बुरी है कि जनता द्वारा न्यायाधीशों को चुना जाए, निर्वाचित किया जाए। ठीक है, और व्यवस्थापिका सभा द्वारा न्यायाधीशों का चुनाव किए जाने पर भी न्यायाधीश पद दलबंदी का शिकार बन जाएगा। ठीक है, अतः न्यायाधीशों की कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति की पद्धति ही सबसे अधिक श्रेष्ठ है। सबसे अधिक श्रेष्ठ क्या है? न्यायाधीशों की कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। न्यायाधीशों के चुनाव जो है, उनका जो नियुक्ति जो है किस ढंग से सबसे श्रेष्ठ है? कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति की पद्धति। ठीक है, लास्की ने लिखा है, इस विषय में सभी बातों को देखते हुए न्यायाधीशों की कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति के परिणाम सबसे अच्छे रहे हैं, परंतु यह अति आवश्यक है कि न्यायाधीशों के पदों को राजनीतिक सेवा का फल नहीं बनाया जाना चाहिए। न्यायाधीशों के लिए उच्च योग्यताएं, ये भी जो है कानूनी न्याय पाने का एक मार्ग है। न्यायाधीशों के लिए उच्च योग्यताएं न्याय की उचित रूप में प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि न्यायाधीशों का पद केवल ऐसे ही व्यक्तियों को प्रदान किया जाए जिनकी व्यावसायिक कुशलता और निष्पक्षता सर्वमान्य हो। ठीक है, यानी कि यदि हमें कानूनी न्याय चाहिए तो न्यायाधीशों के लिए उच्च योग्यता निर्धारित किए जानी चाहिए। ठीक है, जिन न्यायाधीशों को केवल ऐसे ही व्यक्तियों को प्रदान किया जाए, न्यायाधीश पद पर ऐसे ही व्यक्तियों को लिया जाए जिनकी व्यावसायिक कुशलता जो है और निष्पक्षता, यानी कि कोई पक्षपात ना हो, उनमें सर्वमान्य हो उनकी निष्पक्षता। न केवल उच्च बल्कि निचले न्यायाधीशों के पद पर भी ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को रखना चाहिए जो योग्य हो और विधि के बहुत अच्छे ज्ञाता हो। ठीक है, जिनको कानून का अच्छा ज्ञान हो। अब देखो कानूनी न्याय पाने का और एक रास्ता है, साधन है पर्याप्त वेतन और पदोन्नति के अवसर। ठीक है, पर्याप्त वेतन और पदोन्नति के अवसर से भी कानूनी न्याय को पाया जा सकता है। कैसे? चलिए जानते हैं। हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक राजनीति के तत्व एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा है कि यह मानव स्वभाव है कि जो व्यक्ति अपनी आजीविका की दृष्टि से शक्ति संपन्न है, उनके पास संकल्प की शक्ति का भी बड़ा बल होता है। ठीक है, किसने कहा ये बात? हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक राजनीति के तत्व एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा है कि यह मानव का स्वभाव है कि जो व्यक्ति अपनी आजीविका की दृष्टि से शक्ति संपन्न है, उनके पास संकल्प की शक्ति का भी बड़ा बल होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति भरपूर, उसके पास पैसे है, पैसे की कमी नहीं है, ठीक है, उसकी कमाई अच्छी है, तब वो पैसों के लिए या अन्य साधन की प्राप्ति के लिए वो उनका संकल्प शक्ति डगमगाएगा नहीं। लेकिन यदि व्यक्ति जो है उसकी आजीविका सही नहीं है, उसके पास पैसे की कमी है, तो यदि उसे कोई लोभ लालच दिया जाए तो उसका संकल्प की शक्ति जो है डगमगा सकती है। ठीक है, यही बात वो कहना चाह रहे हैं
यह कथन पूर्ण सत्य है और इसके आधार पर कहा जा सकता है कि न्यायाधीशों को निश्चित और पर्याप्त वेतन दिया जाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि कानूनी न्याय को पाया जा सके। इस बात की आशंका बनी रहती है कि कम वेतन पाने वाले जो न्यायाधीश है वो भ्रष्टाचार के शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा न्यायाधीशों को पदोन्नति यानी उनका पोस्ट बढ़ते रहना चाहिए, पदोन्नति के अवसर भी दिए जाने चाहिए, जिससे उनकी अपने कार्य में रुचि बनी रहे, उनका अपना काम में इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। अब देखो, कानूनी न्याय पाने का एक और साधन है लंबा कार्यकाल और पद की सुरक्षा, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ पोस्ट। और देखो, न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा होना चाहिए तथा सामान्यतः ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वे सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रहे। लंबा कार्यकाल होने पर न्यायाधीश अपने कार्य का अनुभव प्राप्त कर अधिक कुशल बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यदि लंबा कार्यकाल हो उनका तो न्यायाधीश जो होते हैं अपना काम पे जो एक्सपीरियंस उनको मिलता है वो अधिक कुशल बन जाते हैं, ठीक है, और स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ अपना कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त हो और कार्यपालिका अपनी इच्छा अनुसार उन्हें ना हटा सके, क्योंकि यदि कार्यपालिका अपनी इच्छा अनुसार उसे हटा दे तो जब वो अपने पद पर रहेगा तो वो सोचेगा कोई भी कि मतलब घूस वगैरह लेकर न्याय की अवहेलना कर दे, अपने पॉकेट भरने में लगा रहेगा। इसलिए ऐसा व्यवस्था किया जाना चाहिए कि न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त हो, ताकि उन्हें लगे कि हमारी आजीविका जो है चलती रहेगी, ठीक है, और कार्यपालिका अपनी इच्छा अनुसार यानी अपनी इच्छा से, अपनी मनमर्जी से उन्हें हटा ना सके। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि न्यायाधीशों को भ्रष्टता या अयोग्यता की स्थिति में केवल व्यवस्थापिका के द्वारा विशेष बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव पास करके ही हटाया जा सके, ठीक है। कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों की आलोचना भी नहीं की जानी चाहिए। छठा मार्ग है हमें कानूनी न्याय पाने का छठा मार्ग है न्यायाधीशों के लिए अवकाश प्राप्ति के बाद व्यवसाय निषेध, ठीक है। तो ऐसा करके भी हम कानूनी न्याय को पा सकते हैं। शक्ति के बुरे प्रयोग को रोकने के लिए यानी पावर का गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए भी ज़रूरी है कि न्यायाधीश को अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत करने के लिए निषेध किया जाए। अवकाश प्राप्ति यानी इसके रिटायरमेंट के बाद वकालत करने के लिए निषेध कर दिया जाए। इस संबंध में इतनी व्यवस्था तो अवश्य ही की जानी चाहिए कि एक व्यक्ति जिन न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है, ठीक है, कम से कम यानी अगर एक व्यक्ति कोर्ट में जज के रूप में काम किया हो तो कम से कम उन न्यायालयों या उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले अन्य न्यायालयों में वकालत का कार्य ना कर सके, ठीक है, क्योंकि अगर रिटायरमेंट के बाद उनको ये वकालत का कार्य करेंगे जो जज रह चुके उस क्षेत्र के, ठीक है, या उस कोर्ट के, तो वहाँ पे गड़बड़ी होने का, वहाँ पे भ्रष्टाचार होने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको निषेध किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अनेक विचारक यह भी सुझाव देते हैं कि जो व्यक्ति एक बार न्यायिक पद प्राप्त कर चुका हो उसे किसी भी राजनीतिक या कार्यपालिका पद के पात्र नहीं समझा जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो, ज्यूरी व्यवस्था, कैसे ज्यूरी व्यवस्था से हम कानूनी न्याय को प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः ज्यूरी की व्यवस्था को न्याय की प्राप्ति में सहायक ही पाया गया है, इसलिए सभी फौजदारी मामलों में और सार्वजनिक हितों से संबंधित दीवानी मामलों में ज्यूरी की व्यवस्था होनी चाहिए। ज्यूरी का जो सदस्य होता है, मेंबर्स होने के लिए संपत्ति का मालिक होना जरूरी नहीं समझा जाना चाहिए। ज्यूरी के सदस्य को उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए जिससे उनकी अपने कार्य में रुचि यानी इंटरेस्ट बनी रहे। ज्यूरी के निर्णयों विशेषता यानी खासतौर पर फौजदारी मामलों में उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील की व्यवस्था की जानी चाहिए। न्याय में समानता की व्यवस्था, इसके द्वारा भी हम कानूनी न्याय को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। न्याय में समानता के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो न्याय की धनी मानी वर्ग की सुविधा बनकर रह जाएगा, यानी जस्टिस को जो है पैसे खर्च करके धनी लोग पा लेंगे और जो गरीब है उनके साथ अन्याय हो जाएगा, ठीक है। तो न्याय में समानता की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि कानूनी न्याय को प्राप्त किया जा सके। न्याय में समानता के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो न्याय की धनी मानी वर्ग की सुविधा बनकर रह जाएगी,
ठीक है। और न्याय में समानता को पाने के लिए दो व्यवस्थाएं जरूरी है। पहले है विशेष अधिकारों की समाप्ति और दूसरी है निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था। ठीक है। विशेष अधिकारों की समाप्ति, विशेष अधिकारों को पाकर अन्य के साथ जो कमज़ोर वर्ग है उसके साथ अन्याय हो सकता है, इसलिए न्याय की जो कानूनी न्याय है उसको प्राप्त करने के लिए विशेष अधिकारों को ख़त्म करना चाहिए। और दूसरा है निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था, या निःशुल्क यानी फीस नहीं लिया जाना चाहिए कानूनी सहायता के लिए गरीबों से, ताकि जो गरीब वर्ग है वो संपन्न वर्ग से अगर उनकी भिड़ंत होती है ना, उनसे अगर वो केस लड़ रहे हैं मान लो किसी कारणवश, तो उनके साथ अन्याय ना हो। ठीक है, उन्हें भी कानूनी सहायता मिले। पैसे के अभाव में, निर्धनता की वजह से उन्हें कानूनी सहायता यदि नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा, कानूनी अन्याय हो जाएगा। इसलिए कानूनी न्याय पाने के लिए ज़रूरी है कि निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए। वास्तव में मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड की व्यवस्था होने पर ही साधारण व्यक्ति न्याय प्राप्त करने की आशा कर सकता है। भारत में अभी हाल के वर्षों में मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, उपयुक्त व्यवस्था कर लेने पर ही कानूनी न्याय को प्राप्त करने की आशा की जा सकती है। तो अभी जो मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स बताए, उनको यदि अपना लिया जाए, इनको लागू कर दिया जाए, तो कानूनी न्याय को हम लोग पा सकते हैं। ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय का परस्पर संबंध, रिलेशन बिटवीन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय में क्या संबंध है अब हम लोग जानेंगे। न्याय एक जटिल और विविध पक्षों वाली अवधारणा है। उदारवाद, रूढ़िवाद, मार्क्सवाद और सुधारवाद, इन सभी दृष्टियों से न्याय पर विचार किया जाता है और हर विचारधारा उसकी एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत करती है। स्वतंत्रता और समानता दोनों का लक्ष्य एक न्यायपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है। ठीक है, स्वतंत्रता से क्या होता है, न्याय होता है ना, और समानता से क्या मिलता है, न्याय मिलता है। और इस दृष्टि से स्वतंत्रता और समानता को न्याय का महत्वपूर्ण अंग समझा जाता है। ठीक है, साधारणतया स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। पूरक है मैंने स्वतंत्रता से समानता पूरा होता है और समानता से स्वतंत्रता पूरा होता है, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि स्वतंत्रता और समानता जो एक दूसरे के पूरक है। लेकिन किसी विशेष स्थिति में इन दोनों के बीच टकराव उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, इस बात की भी संभावना है कि स्वतंत्रता के ही विविध पक्षों के बीच किसी प्रकार के संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाए। उदाहरण के लिए नागरिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी प्रत्येक स्थिति में संघर्ष के समाधान का कार्य न्याय की अवधारणा के आधार पर ही किया जा सकता है। इस प्रसंग में अर्नेस्ट बार्कर लिखते हैं कि न्याय ही वह अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता व समानता तथा इन दोनों के विविध दावों के बीच तालमेल उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता में यदि बाधा हो या समानता में कोई बाधा हो, कोई ऊंच नीच हो, तो न्याय के द्वारा ही इसको निपटारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनका आपस में संबंध है। स्वतंत्रता और समानता और न्याय के परस्पर संबंध का चित्रण इस प्रकार किया जा सकता है। चलिए जानते हैं इन तीनों का जो संबंध है कैसे है। स्वतंत्रता और न्याय कैसे एक दूसरे से संबंधित है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक है ना, व्यक्ति और समाज जो है एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के काम आते हैं। तथा स्वतंत्रता का लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और समाज के सामूहिक हित की साधना होती है। अतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के बीच साधारणतः कोई टकराव नहीं होता, लेकिन व्यवहार में यानी प्रैक्टिकली कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, ऐसी सिचुएशन बन जाते हैं जब समाज के सामूहिक हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना पड़े। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक बंदी ना बनाया जाए जब तक उसने किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो, और गिरफ्तार करने के बाद उस पर मुकदमा चलाते हुए उसे अपने आप को निरपराध सिद्ध करने का अवसर दिया जाए। लेकिन युद्ध काल अथवा संकट की स्थिति में सरकार शत्रु देश के विदेशियों और अपने ही देश के ऐसे नागरिकों को जिनसे अपराध की आशंका हो बिना मुकदमा चलाए
जेल में डाल सकती है। ठीक है, यानी कि अगर देश की स्थिति सही ना हो, आपातकालीन स्थिति में हो, युद्ध काल चल रहा हो या किसी प्रकार का कोई संकट हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है शत्रु देश के विदेशियों, यानी यदि मान लो हमारा चाइना से कुछ युद्ध चल रहा है, तो वो शत्रु देश हुआ, ठीक है, देश के लिए हानिकारक है जो, तो शत्रु देश के जो विदेशी है और अपने ही देश के ऐसे नागरिक, अपने ही भले ही अपने देश के, लेकिन ऐसे नागरिक जो अपराध करने की आशंका हो, जिनसे जिनसे लगे कि ये देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो बिना किसी मुकदमा चलाए जेल में उन्हें डाला जा सकता है। शासन द्वारा किए गए इस प्रकार के कार्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध है, लेकिन इसका इस आधार पर समर्थन किया जाता है कि यदि राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता के लिए संकट उत्पन्न हो गया, तो व्यक्ति के अधिकारों की दुहाई का महत्व ही क्या। ऐसी प्रत्येक स्थिति में न्याय की मांग यह है कि व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कम समय के लिए ही वंचित किया जाए, और जैसे ही संकट समाप्त हो जाए या टल जाए, स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए जाने चाहिए। समझ में आया स्वतंत्रता और न्याय में क्या संबंध है। देखो, स्वतंत्रता जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, तो जब तक व्यक्ति अगर कोई आपराधिक कार्य नहीं करता है, तब तक उसे जेल में नहीं डाला जा सकता है। लेकिन कभी कभी न्याय को पाने के लिए, जैसे मान लो राष्ट्र में कोई युद्ध चल रहा हो, किसी अन्य देश से युद्ध चल रहा हो, तो उस देश के जो जनता है, जो विदेशी है, उसको पकड़ के जेल में डाला जा सकता है इस आधार पे कि वो देश को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इस शक में। ठीक है, इसके लिए उसको जेल में पकड़ के डाला जा सकता है। वहीं अपने देश के भी ऐसे व्यक्ति जिन पर कोई आशंका है कि ये देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और स्वतंत्रता के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं, उस व्यक्ति को भी उठाकर जेल में डाला जा सकता है। क्लियर। तो स्वतंत्रता और न्याय में क्या संबंध है, आपने जाना। अब देखो, राष्ट्रीय संकट के अतिरिक्त अन्य स्थितियों में भी नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित करने की आवश्यकता अनुभव की जा सकती है। अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय संकट में किस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। तो अब इसके अलावा भी कुछ ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी नागरिक स्वतंत्रता को सीमित किया जाना जरूरी समझा जाता है। उदाहरण के लिए, मकान मालिक को इस बात के लिए बाध्य किया जा सकता है कि वह अपना खाली पड़ा मकान राज्य द्वारा निर्धारित किए गए व्यक्ति को किराए पर दे, अथवा होटल के जो स्वामी यानी मालिक होते हैं, उनको इस बात के लिए बाध्य किया जा सकता है कि वह हर किसी व्यक्ति का होटल में स्वागत करे। न्याय की मांग है कि राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अपेक्षा सामूहिक हितों को अधिक महत्व दे, और नागरिक स्वतंत्रताओं पर यह प्रतिबंध इसी आधार पर लगाए जाते हैं। कमजोर व्यक्तियों के हितों की रक्षा तभी संभव है जब राज्य इन कमजोर व्यक्तियों के हित में हस्तक्षेप करे और शक्तिशाली व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाए। ठीक है, न्याय की मांग है कि स्वतंत्रता समाज के लिए एक वर्ग या कुछ विशेष व्यक्तियों को नहीं, वरन समस्त मानव समुदाय को प्राप्त हो। ठीक है, न्याय क्या कहता है कि स्वतंत्रता जो है किसी एक वर्ग को या कुछ विशेष व्यक्तियों को, खास व्यक्तियों को ही केवल नहीं मिलना चाहिए, बल्कि ये पूरे मानव समुदाय को, यानी हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ रहे हो कि न्याय और स्वतंत्रता में क्या संबंध है। न्याय का सिद्धांत स्वतंत्रता को व्यापक बनाने पर बल देता है, यानी कि न्याय का जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है, ये लिबर्टी को, स्वतंत्रता को ब्रॉड बनाने पर बल देता है। ठीक है, स्वतंत्रता को क्या करता है, व्यापक बनाता है, और इस दृष्टि से स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की यह स्थितियाँ न्याय संगत है। ठीक है, यानी न्याय जो है इस बात पर बल देता है कि सामूहिक स्वतंत्रता हो। ठीक है, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भंग करके, रोक करके, यदि सामूहिक, सामाजिक, राज्य या राष्ट्र का स्वतंत्रता को, उसकी अखंडता को, उसकी एकता को बचाया जा सके, तो उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर क्या बोलते हैं, उसको भंग किया जा सकता है। ठीक है, उसको उठाकर जेल में डाला जा सकता है। समझ में आए। अब देखो, समानता और न्याय में क्या संबंध है। न्याय की अवधारणा समानता के सिद्धांत की भी पूरक है। ठीक है, न्याय का जो कॉन्सेप्ट होता है वो थ्योरी ऑफ इक्वालिटी की भी पूरक है, और इस बात की मांग करती है कि समानता के सिद्धांत को न्याय संगत रूप में लागू किया जाना चाहिए। समानता की मांग है कि सभी नागरिकों को बराबर बराबर अधिकार प्राप्त हो और उनके कर्तव्य भी एक जैसे हो। उदाहरण के लिए,
यह सोचा जाता है समानता के आधार पर कि राज्य अपने सभी नागरिकों को शिक्षा और स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में समान सुविधाएं प्रदान करे। लेकिन भारत जैसे देश में ऐसे कुछ वर्ग हैं जिन्होंने सदियों से समाज के उच्च वर्गों की यातनाएं सहन की है, ठीक है, यानी उच्च वर्गों ने उनका शोषण किया है और लंबे समय तक अभावों की ज़िंदगी जीने के कारण ही आज स्थिति यह है कि उन्हें विकास के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने पर ही वे समानता को उपभोग कर सकते हैं, ठीक है। अतः न्याय की मांग है कि उन्हें विकास के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाए और इस प्रकार न्याय का सिद्धांत वास्तविक रूप में समानता की प्राप्ति का मार्ग बतलाता है, ठीक है। न्याय का सिद्धांत क्या बतलाता है? समानता को पाने का मार्ग बतलाता है। जैसे देखो समानता और न्याय में क्या संबंध यहाँ पे है। तो समानता ये कहता है कि सभी नागरिकों को बराबर बराबर अधिकार प्राप्त होना चाहिए, लेकिन भारत की जो स्थिति रही है यहाँ पर दलित वर्गों का, SC ST का जो शुरू से शोषण हुआ है, तो इनकी स्थिति सुधारने के लिए उन्हें समान सुविधाएं नहीं बल्कि विशेष सुविधाएं प्रदान करके ही उन्हें बराबर समानता दिलाया जा सकता है, ठीक है, सेम लेवल पे। क्योंकि उच्च वर्ग जो है उन लोगों ने उनका बहुत शोषण किया, इतना शोषण किया है कि उन्हें बराबर यानी समानता में लाने के लिए उनको अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना आवश्यक हो जाता है और हमारे संविधान में इसके लिए प्रावधान भी किए गए हैं। अब देखो न्याय, स्वतंत्रता और समानता की प्राप्ति का साधन किस प्रकार है, ठीक है। न्याय जो है, न्याय से क्या होता है? स्वतंत्रता भी मिलती है और समानता भी मिलती है, ठीक है। कैसे? चलो देखते हैं। स्वतंत्रता और समानता आज के जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ठीक है। इन्हें अपनाना उचित और आवश्यक है, लेकिन व्यवहार में यानी बिहेवियर में प्रैक्टिकली स्वतंत्रता और समानता के बीच टकराव की स्थिति या स्वतंत्रता के ही विविध रूपों में टकराव की स्थिति खड़ी हो जाती है, ठीक है। प्रैक्टिकली होता क्या है कि स्वतंत्रता और समानता के बीच में टकराव की स्थिति हो जाती है या फिर स्वतंत्रता की ही जो अलग अलग रूप है उनमें भी टकराव की स्थिति खड़ी हो सकती है। जैसे कि श्रमिकों द्वारा अधिक मजदूरी की मांग करते हुए हड़ताल, पूंजीपति द्वारा की गई उद्योग की तालेबंदी, व्यक्ति द्वारा शासन से जुड़े हुए व्यक्तियों पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप, शासन द्वारा लागू की गई निरोध कानून की व्यवस्था और शासन द्वारा दलित वर्गों को उनके विकास के लिए प्रदान की गई विशेष सुविधाएं ऐसी ही स्थितियां हैं। ये दुविधापूर्ण स्थितियां इस समस्या को जन्म देती है कि किस मार्ग को अपनाकर स्वतंत्रता और समानता दोनों की अधिकतम अंशों में प्राप्ति संभव है, ठीक है। न्याय का सिद्धांत इस बात की मांग करता है कि ऐसी प्रत्येक स्थिति में संपूर्ण समाज के हित को ही सर्वोपरि समझा जाना चाहिए, ठीक है। स्वतंत्रता और समानता के प्रसंग में उत्पन्न होने वाली इन दुविधापूर्ण स्थितियों का समाधान न्याय के सिद्धांत के आधार पर ही संभव है। प्रोफेसर बारकर जो है उनके शब्दों में न्याय का सिद्धांत न केवल व्यक्ति व व्यक्ति के बीच ही समन्वय पैदा करता है बल्कि विभिन्न सिद्धांतों के बीच सामंजस्य उत्पन्न करने का भी एक साधन है। तो ये जानकारी जो है न्याय को समझना आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है जानकारी आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।